हाँ बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सेट नंबर 19 पे। और बच्चे, क्या हाल है आप लोगों का? पढ़िए, खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। और आपको पता ही है कि सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ का मैं डिस्कशन करा रहा हूं आप लोगों को, और ये हम लोग सेट नंबर 19 में है। और आप लोगों को का समर्थन, मेरी बुक को समर्थन देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत ज्यादा समर्थन मिला है आप लोगों का, और ऐसे ही मिलता रहेगा बच्चे, क्योंकि जब तक आपका समर्थन नहीं मिलेगा तब तक आगे बढ़ पाना थोड़ा सा कठिन है। तो बच्चे, फिर से स्वागत है आप लोगों का सेट नंबर 19 में, और मजेदार प्रश्न है इसमें। आप लोग देखते रहिए वीडियो, और जो बुक है पहले इसको बनाइए अच्छे तरीके से। देन आफ्टर जहां भी प्रॉब्लम दिखता है तो आप क्या कीजिए, उसको मेरा जो वीडियो सॉल्यूशन है उसमें देखिए। चलिए मिलते हैं हम, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे सेट नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पायरोहेलियोमीटर, पायरोलियोमीटर बोलते हैं इसको। पायरोलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो बच्चे, पायरोलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन में किया जाएगा। जरा इसको देखिए, पायरोलियोमीटर क्या होता है। ये आपको पायरोलियोमीटर है, इससे प्रकाश की किरण प्रवेश करेगा, और जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगा तो यहां पर क्या होता है कि रेडिएशन की क्षमता यानी विकिरण की क्षमता को यह मेजर कर लेता है, क्योंकि यहां पर लगा होता है थर्मोपाइल। क्या लगा होता है? थर्मोपाइल लगा होता है, जिसके द्वारा आपको यह मेजर कर देता है। किसको? टेम्परेचर को। अब मेरी बात को समझिएगा कि टेम्परेचर को, सूर्य का टेम्परेचर, सन के तापमान को किसके द्वारा मापते हैं? तो सन के तापमान को मापने का यंत्र पायरोमीटर। मापने का यंत्र क्या होगा? पायरोमीटर होता है। बच्चे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के तापमान को किस यंत्र के द्वारा मापेंगे? तो पायरोमीटर के द्वारा मापेंगे। फिर देखिए, आपको सूर्य के तरंग का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग का तरंग दैर्घ्य मापने के लिए हम लोग ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तरंग दैर्घ्य मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ओंडोमीटर। और आवृत्ति को मापने के लिए, यानी सूर्य के प्रकाश के, ठीक है, की आवृत्ति को मापने के लिए, सूर्य प्रकाश की आवृत्ति को मापने के लिए, सूर्य प्रकाश की आवृत्ति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो जब भी सूर्य प्रकाश की आवृत्ति को मापने की बात करेंगे तो हम यूज करते हैं, ध्यान में रखिएगा बच्चे, यूज करेंगे ल्यूसीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा आपको क्या होता है? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो पायरोलियोमीटर का उपयोग हम लोग किसके मापने में? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब सारी बातें मैंने आपको क्या कर दी? बता दी है। अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी मतलब क्या होता है कि मेमल की श्रेणी में आता है? किसकी श्रेणी में आएगा? तो मेमल्स की श्रेणी में आता है। ध्यान दीजिएगा, किसकी श्रेणी में? कि मेमल्स की श्रेणी में आता है। तो कौन कौन आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, मेमल्स की श्रेणी में नहीं आता है। तो कंगारू मेमल्स की श्रेणी में आता है, हिप्पोपोटामस मेमल्स की श्रेणी में आएगा, व्हेल भी मेमल्स की श्रेणी में आएगा, लेकिन एस्केलियोनीड जो है यह आपको, ठीक है, मेमल्स की श्रेणी में नहीं आता है। अब मेरी बात को समझिएगा, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन होता है? तो हाथी होगा। क्या होगा? हाथी होगा। और सबसे छोटा स्तनधारी कौन होता है? तो छुछुंदर होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा स्तनधारी, भाई सबसे छोटा स्तनधारी क्या होगा? तो सबसे छोटा स्तनधारी होता है कौन? तो छुछुंदर बोलते हैं, छुछुंदर को कहा जाता है सबसे छोटा स्तनधारी। जबकि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होगा? तो ब्लू व्हेल होता है। कौन सा होगा? ब्लू व्हेल होगा। अब देखिए, स्कॉलियोनिड ये क्या है? एक प्रकार का कीट है। क्या है ये? कीट है या इंसेक्ट होता है। क्या होता है? इंसेक्ट होता है। तो स्कॉलियोनिड जो है एक प्रकार का क्या है? कीट वर्ग की श्रेणी में आता है। और जब भी कीट वर्ग की श्रेणी में आएगा तो वह आर्थ्रोपोडा समूह में आएगा। किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा में आएगा। तो स्कॉलियोनिड किसके समूह में आएगा? तो आर्थ्रोपोडा की श्रेणी में आएगा। अब यहां पर देख लीजिए कि कंगारू अब स्तनधारी को हम 3 वर्ग में बांटते हैं। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में बांटेंगे। पहला प्रोटीथीरिया। क्या होगा? प्रोटीथीरिया। पहले तो अंडा देगा, फिर उसका क्या करेगा? पालन करेगा, तब जाकर के बच्चे उत्पन्न होंगे उससे। फिर क्या होता है? दूसरा मेटाथीरिया, यानी यह जो है आपको
किस प्रकार का बच्चा उत्पन्न करेगा? तो ये इमेच्योर बच्चों को उत्पन्न करेगा और क्या होता है, आपको उसको सेवन करता है और लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखेगा, तब जाकर के बच्चा क्या होगा, समृद्ध होता है और बाहर निकलता, मैच्योर होगा। यानी जैसे कंगारू, यहां देखिए मैंने फिगर लगाकर रखा है कंगारू, ये क्या है कि आपको किस श्रेणी में आएगा, तो मेटाथीरिया की श्रेणी में आएगा, मेटाथीरिया की श्रेणी में आएगा। और ध्यान में रखिएगा यूथीरिया, यूथीरिया क्या होता है, डॉल्फिन, मनुष्य, व्हेल, भैंस, चमगादड़, ये सब क्या होगा, आपको किस श्रेणी में आएगा, तो यूथीरिया। फिर से सुनिए, प्रोटीथीरिया, एकाडीना, ठीक है, डकबिल प्लेटिपस, ये एक स्तनधारी है, पहले अंडा देगा, फिर जाकर के क्या होगा, आपको उसका सेवन करके फिर जाकर के बच्चा उत्पन्न होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया कि मेटाथीरिया, मेटाथीरिया क्या होता है, तो यह जो है मादा अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है, जैसे कंगारू। फिर मैंने बताया यूथीरिया, यूथीरिया क्या होता है, तो ये बच्चों को जन्म देगा और अपने बच्चों को दूध भी पिलाएगा, सभी बच्चों को दूध पिलाता है। लेकिन क्या होगा, यूथीरिया आपको डॉल्फिन, मनुष्य, व्हेल, भैंस, गाय और चमगादड़, ये सब क्या है, आपको स्तनपायी की श्रेणी में आता है, मेमल्स की श्रेणी में आता है। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। चलिए, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है, क्यों होगा शरीर के बाहर, क्योंकि ये देखिए वृषण कोष यानी टेस्टिस शरीर के बाहर होगा। तो यहां पर जो है स्पर्म क्या होता है, स्पर्म परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। और स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, यानी आपको मैच्योरेशन के लिए तापमान, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे कम होनी चाहिए, इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तभी जाकर के आपको शुक्राणु अच्छे तरीके से क्या करेगा, निषेचन में भाग लेगा। तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए पुरुषों में वृषण कोष यानी टेस्टिस जो है शरीर के बाहर होता है। और इसका टेम्परेचर मैंने क्या बताया कि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे कम होनी चाहिए। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, ये क्या है, ये देखिए एक नली निकल करके आ रहा है, ठीक है, ये नली निकल के आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, क्या बोले हैं, यूरेथ्रा। और ये जो हिस्सा है इसको पेनिस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पेनिस। और इसी में होता है एपिडाइडमिस, यहां पर क्या होगा, शुक्राणु का मैच्योरेशन होता है, यानी टेस्टिस में पाए जाने वाले आपको एपिडाइडमिस में क्या होता है कि शुक्राणुओं का मैच्योरेशन होता है बच्चे। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, ये क्या होगा कि ये यूरेटर होता है, क्या होता है, इसी से आपको हमारा जो है यूरिन बाहर निकलता है और फिर जाकर यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। और यहीं से प्रोस्टेट ग्लैंड से एक क्षारीय द्रव निकलता है जो शुक्राणुओं को लंबे समय तक जीवित रखता है। आपको पता होगा कि शुक्राणु जो है इसमें 23 क्रोमोसोम होता है और यह जर्म सेल्स यानी मेल जर्म सेल्स होता है और यह मियोसिस डिवीजन के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा डिवीजन, तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा यह उत्पन्न होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए, रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमत स्तर कितना होता है। तो भाई साहब ठीक है, रात के समय में शोर का अनुमत स्तर 45 डेसिबल होता है, जबकि दिन के समय में आवासीय क्षेत्र में दिन के समय में क्या होगा, तो दिन के समय में याद रखिएगा 55 डेसिबल। कितना डेसिबल, 55 डेसिबल। और मनुष्य के लिए हानिकारक ध्वनि हो जाती है 85 डेसिबल से अगर ऊपर ध्वनि होगा तो यह आपके लिए बहुत बहुत हानिकारक होगा। अब यहां मैंने बहुत सारा लगा के रखा है। अगर आप सांस, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉर्मल ब्रीथिंग अगर होगा, सांस लेंगे छोड़ेंगे, तो उस समय कितना डेसिबल होगा, तो बच्चे 10 डेसिबल। याद रखिए जो मैं पॉइंटेड कर रहा हूं वो ध्यान में रखना है कि आपको कितना डेसिबल, 10 डेसिबल। फिर देखिए आपको जो मच्छर है, मच्छर की ध्वनि कितने डेसिबल की, 20 डेसिबल का। फिर एकदम ध्यान में रखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आइए सीधे, जोर से हंसेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जोर से हंसेंगे, लाउटर होगा तो कितना डेसिबल होगा, तो 60 से 65 डेसिबल होगा। वैक्यूम क्लीनर काम करेगा 70 डेसिबल हो जाएगा। छोड़ दीजिए यहां पर कौन सा, ट्रैक्टर, फार्म का ट्रैक्टर 98 डेसिबल। क्वेश्चन पूछा हुआ है फार्म तो ट्रैक्टर कितना डेसिबल, तो आपको 98 डेसिबल होगा। और ध्यान दीजिएगा आपके घर में स्टीरियो बजेगा, यानी ठीक है आपका लाउड स्पीकर वगैरह टाइप का चीज बज रहा है, तो 110 से 125 डेसिबल होता है। हवाई जहाज आपको कितना होगा, 130 डेसिबल होगा। पटाखा आपका कितना होगा, 145 डेसिबल होगा। तो जो जो मैंने बताया है उसको ध्यान में रखिए। हम सांस लेते हैं 10 डेसिबल,
ठीक है, आपको मच्छर 20 डेसिबल, ठीक है, आप हंसेंगे जोर से तो 60 से 65 डेसिबल, वैक्यूम क्लीनर ये 70 डेसिबल, ठीक है, फाइव में ट्रैक्टर कितना आपको 98 डेसिबल, और ठीक है स्टीरियो ये कितना 110 से ठीक है 125 डेसिबल, फिर देखिए जेट विमान 130 डेसिबल, और पटाखा कितना होगा 145 डेसिबल होगा। बच्चे एकदम याद रखना है इन सब चीजों को, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। यहां देखिए विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। अब ये विद्युत चालकता क्या होता है भाई, विद्युत चालकता G बराबर क्या होगा, चालकता G बराबर होता है भाई साहब 1/R, और 1/R यानी पर ओम को हम बोलते हैं महो, पर महो को या साइमन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे साइमन भी कहा जाता है। तो इसमें खोजिए कि कौन होगा, तो ये हो गया सी नंबर आपका आंसर होगा। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ओम किसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। अब देखिए ये महो किसका मात्रक है, तो महो जो है भाई साहब, महो जो है किसका मात्रक होगा, महो पर क्यू यानी पर क्यू, ये किसी का मात्रक नहीं हो, महो पर मीटर होता तो होता, ठीक है, महो ओम पर मीटर होता तो होता, ओम मीटर होता तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता, किसका होता था, ओम मीटर होता तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता। तो ये ध्यान में रखनी है आपको, विद्युत चालकता की यूनिट। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, तापमान के बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन चालकता क्या होगा भाई, घटेगा, क्योंकि ये देखिए घट गया। अब देखिए अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर, मैंने बताया आपको अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर क्या होगा, आपका घटेगा, लेकिन चालकता का मान क्या होगा भाई, बढ़ेगा। कुछ है ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वही बात मैंने यहां कहा है, गैस के समतापीय प्रसार में दाब का निर्धारण होता है केबल और केवल संपीड्यता द्वारा। अब देखिए समतापीय क्या होता है, समतापीय परिवर्तन बोलते हैं इसको, समतापीय परिवर्तन जिसमें तापमान नियत होगा, तापमान क्या होगा, नियत होगा, तापमान नियत होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बच्चे, और क्या होगा कि पीवी बराबर भाई कांस्टेंट होगा, पीवी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक और प्रक्रिया होती है जिसको हम रुद्धोष्म प्रक्रिया बोलते हैं, कौन सा, रुद्धोष्म या एडियाबैटिक चेंज बोलेंगे, रुद्धोष्म या एडियाबैटिक चेंज बोलते हैं। समतापीय मतलब आइसोथर्मल चेंज, और रुद्धोष्म मतलब एडियाबैटिक चेंज हो गया, कौन सा चेंज होगा, एडियाबैटिक चेंज होगा। और जरा देखिए एडियाबैटिक चेंज में क्या होगा, आपको ध्यान में रखना है कि यहां तापमान नियत नहीं होगा, लेकिन उष्मा क्या होगा, नियत होगा, और इसी प्रक्रिया में पीवी टू दी पावर गामा बराबर क्या होता है, नियत होता है, जहां गामा जो है वह सीपी बटे सीवी का अनुपात है, किसका अनुपात है, सीपी बटे सीवी का क्या होता है, रेशियो होता है, गामा बराबर सीपी बटे सीवी होता है। तो बच्चे कितने परिवर्तन मैंने बताया, तो परिवर्तन कौन कौन, समतापीय और रुद्धोष्म। समतापीय परिवर्तन में तापमान नियत, लेकिन रुद्धोष्म परिवर्तन में तापमान नियत नहीं होता है, लेकिन उष्मा क्या होगा, नियत होगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण व्यास के आनुपातिक होता है। यहां गुरुत्वाकर्षण त्वरण बोला है, जी के विषय में बात कर रहा है, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कौन सा त्वरण कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण जब भी चर्चा कीजिएगा बच्चे, यह होता है जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, यानी ठीक है जी समानुपाती होगा एम बटे आर स्क्वायर के, जी समानुपाती होगा किसके, एम बटे आर स्क्वायर को। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम बटे आर स्क्वायर, क्योंकि यहां जी कांस्टेंट है, दो जी यूज हो रहा है, एक छोटा जी और दूसरा बड़ा जी यूज हो रहा है। ये देखिए ठीक है, छोटा जी और क्या यूज हो रहा है, बड़ा जी। बच्चे छोटा जी जो है ये गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और याद रखिएगा कि इसका मान जो है वो किस पर निर्भर करेगा कि इसका मान परिवर्तित होता रहता है, किसका, छोटे वाले जी का मान परिवर्तित होगा। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे जी घटेगा, पृथ्वी के नीचे जाएंगे जी घटेगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, ध्रुव पर मान अधिक होगा, यानी जी का मान घटता बढ़ता रहता है। और इसका मान न्यूटन ने ज्ञात किया था, ध्यान में रखिएगा, किसने, न्यूटन ने। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जबकि बड़ा वाला जी देखिए, बड़ा वाला जी क्या होगा, तो बड़ा वाला जी जो है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक
नियतांक होगा। कौन सा नियतांक? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और याद रखना है कि ये हर जगह नियत रहता है। और इसका मान निकाला हेनरी कैवेंडिश ने। किसने निकाला? हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। किसने निकाला था भाई? तो हेनरी कैवेंडिश ने। और इसका मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी हर स्थान पर किसका मान नियत होगा? तो याद रखिएगा बड़े वाले जी का, जबकि छोटे वाले जी का मान जो है, छोटे वाले जी का मान हर जगह नियत नहीं होगा। छोटा वाला जी जो है बढ़ेगा घटेगा। बड़े वाले जी का मान किसने ज्ञात किया? हेनरी कैवेंडिश ने। बड़े वाले जी का मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। भाई साहब, जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा, किस वेग से? आपको भी वेग से, तो उस पर लगने वाला बल ये क्या होता है? ये हो गया आपको चुंबकीय बल। ये होता है क्यू भी बी, हो गया क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी क्रॉस बी। अब देखिए इसको निकाल लीजिए, ये हो जाएगा क्यू, क्यू यहां आवेश है, भी क्या है? आपको वेग है, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और ये देखिए क्यू, क्यू और क्या हो जाएगा? भी क्रॉस बी को भी बी साइन थीटा, भी क्रॉस बी को भी बी साइन थीटा हो जाएगा, भी क्रॉस बी को भी बी साइन थीटा होगा। अब जरा देखिए, थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो तो एफ बराबर क्या होगा? लगने वाले बल का मान 0, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो एफ बराबर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये क्यू भी बी के बराबर होगा, क्यू भी बी के बराबर। और ये महत्तम बल लगेगा। कितना लगेगा? महत्तम बल लगेगा, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होगा। तो भाई साहब ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि भी और बी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो थीटा का मान 0, महत्तम नहीं लगेगा। गलत बात है। भी और बी एक दूसरे के लंबवत, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। भी और बी एक दूसरे के विपरीत, यानी -180 डिग्री। गड़बड़ है। भी और बी परस्पर 45। सबसे महत्तम कहां पर? जब आपको भी और बी एक दूसरे के लंबवत हो। तो जब भी ठीक है किसी भी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो उस पर लगने वाला बल जो है भी एफ बी बराबर क्यू भी क्रॉस बी होगा। और यहां से क्यू भी साइन थीटा आ जाएगा। तो बच्चे याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा चुंबकीय फ्लक्स की बीमा और विद्युतीय फ्लक्स की बीमा क्या होगी? भाई साहब कुछ नहीं करना आपको। चुंबकीय फ्लक्स पहले देख लीजिए, ये क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स ये होता है बी डॉट डी एस। अब बच्चे क्या आप कह सकते हैं कि सर बी क्या है? तो भाई ये चुंबकीय क्षेत्र है। कौन है? चुंबकीय क्षेत्र है गुना सदिश क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के गुणनफल को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? आपको चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि किसी बंद चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से आप ले लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा भाई साहब? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीजिए, ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ठीक है। ई डॉट डी एस यानी विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा? आपको विद्युत क्षेत्र है और ये सदिश क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्र का गुणनफल क्या कहलाएगा? ध्यान में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्र का गुणनफल कहलाएगा विद्युतीय फ्लक्स कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अब हम क्या करते हैं कि बी के बारे में जानते हैं। बी क्या होता है? बी ध्यान में रखिएगा, अभी तुरंत मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, एफ बराबर क्यू भी बी। और यहां से बी ले लीजिए, क्यू भी बी। एफ बराबर क्या बताया था? क्यू भी बी। यहां से फॉर्मूला ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या होगा? एफ बटे क्यू भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत बल बटे आवेश, विद्युत बल बटे आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत बल बटे आवेश, यानी एफ बटे क्यू को हमने क्या कह दिया? तो विद्युतीय क्षेत्र कह दिया। एफ बटे क्यू को हमने क्या कह दिया? तो विद्युत क्षेत्र कह दिया। दोनों को का रेशियो निकाल लेना है। पहले इसमें पुट कर लेते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको निकालना है एफ बी तो फाई बी बटे फाई ई का डायमेंशन निकालना है। चलिए पुट कर देते हैं भाई साहब, क्या होगा? ठीक है, बी फाई बी
का वैल्यू हो जाएगा E बटे ds, ds कट गया, क्या बचा B बटे E, B बटे A, चुंबकीय क्षेत्र बटे विद्युत क्षेत्र। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो F बटे, ठीक है, Q इंटू V, Q क्या हुआ आवेश, V क्या हुआ आपको, ठीक है, वेग है, और E का मान क्या हो जाएगा F बटे Q। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करते हैं F बटे क्या कर दीजिए Q, और ऊपर लेके चले जाइए, ठीक है, क्या लेके चले जाइए Q, अब भी है ऊपर लेके चले जाइए क्या, तो ये Q को लेके चले जाइए ऊपर, अब बटा क्या हुआ F कर दीजिए, तो F को काट दीजिए, Q को काट दीजिए, यानी V हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्या होगा V, 1/V, और 1/V बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि 1 बटे LT - 1, और ये LT माइनस क्या होगा L इनवर्स T इनवर्स, L इनवर्स और T इनवर्स तो ऊपर लेके गए तो L इनवर्स T हो जाएगा, L इनवर्स T, L इनवर्स T, तो आंसर क्या हो जाएगा L इनवर्स T, तो C नंबर होगा। और मेरी बात को समझिए बच्चे, हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युतीय फ्लक्स का अनुपात 1 बटे वेग होता है, ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युतीय फ्लक्स का अनुपात 1 बटे वेग होता है। भाई साहब ये देखिए ऐसे भी 1 बटे वेग हो गया LT - 1, ऊपर ले जाएंगे L इनवर्स और T हो जाएगा, L इनवर्स T हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, L इनवर्स T हो जाएगा, तो C नंबर होगा। अब यहां पर मेरी बात को याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है वेबर, क्या होगा वेबर, जबकि विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, तो भाई विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा, यहां देख लीजिए क्या क्या होगा, तो भाई साहब ये देखिए विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो ई मतलब क्या, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम इंटू क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो यहां देखिए न्यूटन इंटू मीटर को ले लीजिए, यानी जूल, जूल बटा कूलम, जूल पर कूलम को वोल्ट बोलेंगे, यानी वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, वोल्ट इंटू मीटर होगा, वोल्ट इंटू मीटर, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा वेबर हो जाएगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, कैसे, तो चुंबकीय फ्लक्स बोल रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स डायरेक्ट बोलिए, क्या बोलिए, तो बी ds तो कटिए गया, ये अनुपात हुआ B बटा क्या आपको E का अनुपात हो गया, तो B बटा E का अनुपात हो गया, B को क्या बोलते हैं 1 बटा V हो जाएगा, और ये क्या हो गया डायरेक्ट L इनवर्स और T हो जाएगा, तो एकदम ध्यान में रखना है, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। चलिए मेरी बात को याद रखिएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे, वही बात मैंने यहां भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार क्रमशः N1 और N2 फेरे हैं तब क्या होगा, ये देखिए स्टेप अप मतलब बोलते हैं ऊंचाई, भाई साहब ऊंचाई, यहां देखिए यहां फेरा कम निम्न विभव है और ये चलाया उच्च विभव, निम्न विभव है ये उच्च विभव हो गया, यानी फेरा अधिक होगा, फेरा अधिक होगा तो उच्च हो जाएगा, फेरा अधिक होगा तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, यानी द्वितीय कुंडली में पहले क्या है आपको कम विभव है, ये कम विभव है, कम विभव है, और निकल के आ गया क्या उच्च विभव, ये फेरा की संख्या क्या होगी अधिक हो गई। जरा यहां देखिए 220 वोल्ट है, यानी फेरों की संख्या अधिक होती है, यहां पर फेरा कम है तो कम विभव हो गया, ये अपचाई ट्रांसफर हो गया, कौन सा अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया बच्चे, अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे होते हैं, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में आपको द्वितीय कुंडली में कम फेरे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए हमको कह रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर, तो ऊंचाई, तो भैया द्वितीय कुंडली में अधिक, इसका मान N2 है, इसका मान N1 है, तो क्या हो जाएगा N2 का मान ग्रेटर हो जाएगा किससे N1 से, तो आंसर क्या हो जाएगा B नंबर होगा, आंसर क्या होगा B नंबर होगा। अब ये देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर भैया आपको ध्यान में रखिएगा यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा, कौन सा प्रेरण, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, या सेल्फ इंडक्शन पर कार्य करेगा, या ठीक है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर दिया हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर पहले तो म्यूचुअल इंडक्शन पकड़ लेना है, मार दीजिए, नहीं है तो स्वप्रेरण ढूंढिए, स्वप्रेरण भी नहीं है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ढूंढिए, तब जाकर के आपका आंसर निकल के आएगा। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा इसको, तो क्या होगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में अधिक आपको फेरे होते हैं, जिसके कारण निम्न विभव की धारा उच्च विभव में बदल जाएगा, जबकि ठीक है आपको अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में कम फेरे होते हैं, जिसके कारण उच्च विभव की धारा निम्न विभव की धारा में बदल जाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए ये क्या है भाई कि यदि दर्पण को स्थिर रखते हुए वस्तु को x से विस्थापित कर दें। ये देखिए भैया ये है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल। इधर x विस्थापित कर रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा? 2x विस्थापित हो जाएगा। क्यों है? आपेक्षिक वेग के कारण। किसके वेग के कारण? आपेक्षिक गति के कारण ये ऐसा होता है, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अगर, ठीक है, हम बात कर ले तो उतनी ही पीछे होगी जितना क्या होगा? सामने वस्तु होगा। यदि u वेग से समतल दर्पण की ओर आएंगे या x गति समतल दर्पण से की ओर विस्थापित होंगे तो प्रतिबिंब कितना? तो x माइनस माइनस x, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी 2x विस्थापित हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या होगा? 2x से विस्थापित होगा। और ध्यान दीजिए समतल दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के बराबर आकार का और दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना सामने वस्तु रखी जाती है। तो ध्यान दीजिए ये भैया खड़ा है x1 दूरी पर और ये भैया खड़ा है x2 दूरी पर, तो x1 बराबर क्या होगा? x2 होगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ये विस्थापित हो जाता इधर की ओर, ठीक है, ऐसे 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 करके चलता तो क्या हो जाता? जस्ट दुगुना हो जाता। ध्यान में रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, उतनी ही दूरी पीछे बनेगा जितना सामने वस्तु रखी गई है। और यह भी ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपको पार्श्व विस्थापित होता है, यानी बाया का दाया, दाया का बाया, बाया का दाया, दाया का कहां जाएगा? बाया जाएगा बच्चे। तो यह ध्यान में रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए सेरिब्रल एपिलेप्सी, एक बच्चा है भाई, एक बच्चा है और इसका जो, ठीक है, ये जो पीछे वाला भाग होता है जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वही गड़बड़ हो गया। इसी बीमारी को हम सेरिब्रल एपिलेप्सी कहते हैं और ये प्रायः जन्मजात बीमारी है। ऐसा नहीं है कि बड़े होने पर नहीं होता है, ये आपको प्रायः क्या जन्मजात बीमारी है और ये बच्चों में खास करके होता है, जिसमें आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और ये प्रायः किसमें होगा? तो ये बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, इसका जो है पीछे वाला जो हिस्सा है जो खड़ा होगा तो वो गड़बड़ हो गया है। आपको मोटर न्यूरॉन्स जिसके द्वारा उसकी गतिविधियां होती हैं उसमें वो गड़बड़ हो गया। तो ध्यान में रखिएगा सेरिब्रल एपिलेप्सी। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, यहां देख लेते हैं क्या है। सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। यह शारीरिक गति के नियंत्रण को प्रभावित करता है। यह प्रमस्तिष्क संबंधी बीमारी है और यह मस्तिष्क में हुए मोटर कंट्रोल सेंटर में हुए क्षति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यह प्रायः बच्चों में होता है। ध्यान में रखिएगा, जन्मजात बच्चों में 5% और अधिकतर प्रतिशत जो है 3 साल के बच्चों में यह पूर्ण रूप से, ठीक है, विकार उत्पन्न हो जाता है। ध्यान में रखना है कि 5% आपको जन्मजात बच्चा जन्म लिया वहीं पर पता चल जाएगा कि इसका खराब है, लेकिन 3 साल तक यह पूर्णतः आपको पता चल जाएगा कि सेरिब्रल एपिलेप्सी से बच्चा क्या है? पीड़ित है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, यह मस्तिष्क में हुए मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई क्षति के कारण उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? ये जीन थेरेपी है। क्या है? जीन थेरेपी है और ये पैतृकता सिद्धांत है भाई साहब। पैतृकता सिद्ध करना है, यानी पेरेंटिलिटी या फैटर्निटी को सिद्ध करना है। अब किसी का बेटा है या नहीं है, किसी की बेटी है या नहीं है, तो क्या करेंगे कि मां बाप का डीएनए लेंगे। मां बाप का क्या लेंगे? डीएनए लेंगे और उस डीएनए को, यहां देखिए, उस डीएनए को हम कटिंग कर लेंगे, कट 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 कट। और याद होगा, बार बार मैं बताता हूं, काटने के लिए जिस सीजर का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज। क्या बोलेंगे? रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज कहेंगे। इसको काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए काट लिया डीएनए को। अब जब डीएनए को काट लिया तो उसको गुजार दीजिए, किससे? इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू गुजार देंगे और उसका जेल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जेल बना लेंगे और उसको सेपरेटेड डीएनए पीसेस में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए ट्रांसफर हो गया और बैंड पैटर्न का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? बैंड पैटर्न का निर्माण कर लेंगे। और जो क्रिमिनल है या जो विवादित व्यक्ति है जिसके पितृत्व का हम पता कर रहे हैं, ठीक है, उस बच्चे का डीएनए उस बच्चे के पैटर्न से मिलाएंगे। यदि मिल गया पैटर्न तो उसी का बेटा बेटी है, नहीं मिला तो क्या होगा? नहीं है भाई।
तो ध्यान दीजिए क्या क्या कि मैंने किया, पहले डीएनए को काट लिया, डीएनए को काटने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसका जेल बना लेंगे, और ये प्रोसेस जो होता है जेल बनाने का उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल बना लिया, जेल बनाने के बाद उसको हम क्या करते हैं कि भाई साहब पीसीआर चेन बनाते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कराएंगे, जिससे लंबा आपको पैटर्न प्राप्त होगा। क्या होगा? लंबा पैटर्न प्राप्त होगा। ये देखिए इस तरह का पैटर्न प्राप्त होता है, और इस पैटर्न को जो विवादित जिसका हम कर रहे हैं चेकिंग, दोनों का पैटर्न मिलाते हैं। एक क्या हो गया? विक्टिम हो गया, और दूसरा क्या हो गया? जो जिससे मिला रहे हैं, दोनों का पैटर्न मिलाएंगे, अगर मिल गया तो भैया पता चल जाएगा। और याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया था किसने? तो एलेक्स जेफरीज ने, और भारत में प्रोफेसर लाल सिंह को क्या कहा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता कहा जाता है। और यह भी ध्यान में रखना है आपको कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या करेंगे? पहला काम होगा पैतृत्व की स्थापना, दूसरा क्या? क्रिमिनल का पता लगाना, दूसरी बात क्या? चोरों का पता लगाना, यानी बहुत सारा प्रक्रिया इसके द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ध्यान रखिए जीन क्लोनिंग के द्वारा आजकल क्या होता है कि समृद्ध वैरायटी का निर्माण किया जाता है, तरह तरह के आपको बीजों का निर्माण हम लोग इसके द्वारा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। देखिए वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब वेटलैंड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, हम चर्चा भी किए हैं। रामासर सम्मेलन याद होगा आपको, रामासर सम्मेलन 1971 के तहत कहां हुआ था? ईरान में हुआ था, जिसमें आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात की गई थी। किस भूमि? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात की गई थी, और इसी के तहत 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? वेटलैंड दिवस मनाते हैं। बच्चे मेरी बात को समझिएगा, बहुत सारा दिवस मैं आपको याद करवाऊंगा। कौन कौन सा? 16 मार्च को याद रखिएगा, उन्हीं बातों पर भी हम चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी जो आप एग्जाम दीजिएगा उसके 8 सितंबर को विश्व नेत्रदान दिवस याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, फिर देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और मीजल्स टीकाकरण 16 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, आपको ये याद कर लेना है, 16 मार्च मीजल्स टीकाकरण दिवस। बच्चे को पता होता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस पता है, 5 जून पर्यावरण दिवस ये पता है आपको अच्छे तरीके से। विश्व जनसंख्या दिवस याद रखना आपको 11 जुलाई, और दोनों आपको 8 सितंबर को विश्व नेत्रदान दिवस, ये याद रखना है। तो यहां से क्या क्या याद रखना है आपको, बाकी तो याद होगा ही होगा। कौन कौन याद रखना है? 16 मार्च मीजल्स दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 8 सितंबर विश्व नेत्रदान दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। तो इसको याद रखिए, आपको मजा आ जाएगा आपका। चलिए एग्जाम तो निकलना तय है बच्चे। आगे देखते हैं, किसी ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो सकता है। ट्रांजिस्टर, तो भाई जी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में, स्विच के रूप में, परिवर्धक के रूप में, यानी सभी कार्यों में हम प्रयोग करेंगे। किसका? ट्रांजिस्टर का, यानी स्विच के रूप में भी करेंगे और प्रवर्धक के रूप में भी करेंगे। और ट्रांजिस्टर का निर्माण याद रखना है आपको कि जब भी हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं बच्चे, तो ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिस्टर का निर्माण 20वीं शताब्दी से संदर्भित है, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था किसने? तो 3 वैज्ञानिक, बार बार मैं बताता हूं कौन कौन। तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले किसने किया था? जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रैटेन। ठीक है, वॉल्टर ब्रैटेन। ठीक है, क्या कौन कौन? तो जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रैटेन ने किया था इसका निर्माण। किसका? तो ट्रांजिस्टर का। और देखिए बार बार आप चर्चा करते हैं, या तो कर लीजिए एनपीएन या कर लीजिए एनपीएन, तो एनपीएन हो गया पीएनपी, तो पीएनपी इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। और इसका उपयोग हम लोग एम्पलीफायर्स में करते हैं। किसमें करेंगे? एम्पलीफायर्स में करेंगे। याद रखिएगा, परिवर्धक में किया जाता है या स्विच के रूप में, दोनों कार्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है इसको कि 3 वैज्ञानिक 20वीं शताब्दी में ये एक महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण खोज के रूप में उभरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? ये कौन युग्म सुमेलित नहीं है? बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। बुक्सा, ये बिहार गलत है, ये पहले नंबर आ गया, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। हाँ, फिर देखिए दम्फा मिजोरम में, नामेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, सब सही है। तो गलत कौन हो गया? ए ही गलत हो गया। और देखिए मेरी बात समझिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत
प्रोजेक्ट टाइगर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1973 में लाया गया था। कब लाया गया? 1973 में। और यह हमारे देश में जो इंडेंजर्ड टाइगर है उसको सुरक्षित करने की बातें करता है, ठीक है। और पहले जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय में 9 ठो टाइगर रिजर्व था भारत में। वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो 50 टाइगर रिजर्व है, या उससे भी 51 के आसपास है। 50-51 के आसपास आपको टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? 1973 में प्रारंभ हुआ। और उस समय में कितने टाइगर रिजर्व थे? 90, हम बोलते 9 थे। और वर्तमान में कितने? 50 टाइगर रिजर्व हैं। याद रखिएगा बच्चे। और ये देखिएगा प्रोजेक्ट, इसके तहत जो है 71,027 वर्ग किलोमीटर जो है एरिया कवर्ड किया गया है टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत कितने एरिया को कवर्ड किया गया है? तो 71,027, ठीक है, 71,027 वर्ग किलोमीटर कवर्ड किया गया है। तो बच्चे बुक्सा कहां पर? वेस्ट बंगाल में। दम्फा कहां पर? मिजोरम में। नामेरी असम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। बढ़ते हैं, ये देखिए ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर का चिन्ह दर्शाता है। तो भाई तीर का चिन्ह जब भी चर्चा करें बच्चे तो वह दर्शाएगा उत्सर्जक को, इमीटर को। किसको दर्शाएगा? इमीटर को। मैंने पिछले क्वेश्चन में विशेष रूप से डिस्कस इसीलिए नहीं किया था कि मुझे पता था कि आगे एक प्रश्न है। चलिए ये देखिए, ये है आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि यह ठीक है स्विच और परिवर्धक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। और ट्रांजिस्टर 20वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा क्या है? आपको खोज है, जिसके तहत आपका क्या हुआ? ट्रांजिस्टर जैसे ही बना तो बड़ा बड़ा जो आकार होता था आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, वो छोटे आकार में परिवर्तित हो गया। क्योंकि आपको वर्तमान में हम लोग चिप जिसकी बात कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत हुआ उसका, चिप। चलिए ये देख लीजिए क्या होगा कि एनपीएन, ये देखिए क्या हो रहा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये आपका जो इमीटर है, ये देखिए बाहर की ओर है। इमीटर क्या हुआ? बाहर की ओर है। ये 3 इसमें क्या होता है? 3 आपको इलेक्ट्रोड्स, 3 आपको क्या होगा? थ्रेड्स होगा। 3 थ्रेड्स में एक कलेक्टर, दूसरा बेस, तीसरा इमीटर, ठीक है। एक कलेक्टर, दूसरा बेस, तीसरा क्या हुआ? इमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो ये देखिए 3 होगा, बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर। और ये क्या होगा? तीर अगर बाहर की ओर होता है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। अब यहां पर देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में, ठीक है, बेस उसी तरह से ये अंदर की ओर है। कहां? अंदर की ओर है। फिर उसी तरह से ठीक है आपको कलेक्टर इमीटर बेस, कलेक्टर इमीटर बेस, कलेक्टर इमीटर बेस। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। वही बात यहां भी है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी से आपका 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितना किलोमीटर? 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, बोलते हैं 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है। किस मंडल में? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। किस मंडल में? तो समताप मंडल में। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इस डिस्कशन में बहुत सारे सेट्स में मैंने आपको बताया है कि ओजोन परत की खोज किसने की? ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की खोज की, ओजोन परत की खोज, ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत की खोज किसने की? तो ओजोन परत की खोज की 2 वैज्ञानिक थे, ध्यान में रखिएगा। कौन कौन? तो चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूसन ने। चार्ल्स फैबरी और किसने? तो हेनरी ब्यूसन ने किया था। ध्यान दीजिएगा जरा, चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और मैंने यह भी बताया कि यह 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है और यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। यह क्षमता नहीं है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेगा। अब पराबैंगनी किरण, ध्यान दीजिए बच्चे, पराबैंगनी किरण यूवी रे जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ए, बी और सी। ओजोन परत जो है सी को, ठीक है, पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, बी को अंशतः, ये देखिए पूर्णतः अवशोषित कर लेगा। ओजोन परत सी को पूर्णतः अवशोषित करता है, ध्यान रखिएगा। और पराबैंगनी किरण और सी को पूर्णतः अवशोषित कर लेगा, बी को अंशतः अवशोषित करेगा और ए को, ध्यान दीजिए बच्चे, ए को क्या करेगा कि ए को अवशोषित नहीं करता है। ध्यान देना है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पराबैंगनी किरण ए को
एक को ओजोन परत क्या करेगा? पूर्णतः अवशोषित, अंशतः अवशोषित, अवशोषित नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम बच्चे जो है मार देगा उसमें क्या कि ये पूर्णतः अवशोषित कर लेगा या अंशतः कर लेगा, मार देगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचेगा कि अवशोषित नहीं करता है। ध्यान में रखिएगा, अवशोषित नहीं करता है। और ओजोन परत में छिद्र का पता 1985 में 3 वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया। कौन कौन? तो फार्मेन, गार्डनर, सैंकलेन। फार्मेन, गार्डनर और सैंकलेन के द्वारा लगाया गया। उसके बाद ठीक है ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत का संरक्षण किया गया। 16 सितंबर 1987 में यह संधि आपको 16 सितंबर 1987 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ और यह संधि लागू हो गया 1989 में। तो ये देखिए कब हुआ था? 16 सितंबर को। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को हम मनाते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 12 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको, ठीक है, बार बार इसको रिवीजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम के ठीक है चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाएगा? काम बोल रहा है, काम या विद्युत ऊर्जा, काम या आपको क्या कह रहा है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बच्चे जब भी विद्युत ऊर्जा की बात करें या काम या विद्युत ऊर्जा की बात करें तो यह होता आवेश गुना विभवांतर। आवेश गुना क्या होगा? विभवांतर होगा। ध्यान दीजिएगा जरा, आवेश गुना विभवांतर होगा। और आवेश का मान कितना है? 4 और गुना विभवांतर 10 हो गया, यानी 40 जूल हो जाएगा। कितना जूल? 40 जूल ऊर्जा होगा। ध्यान में रखिए कितना जूल ऊर्जा होगा? तो 40 जूल ऊर्जा हो जाएगा। यहां देख लीजिए, मेरी बात को समझिएगा जरा। आवेश किसको कहते हैं बच्चे? तो आवेश क्या होता है? ध्यान में रखिएगा कि आवेश किसको कहेंगे? तो किसी भी वस्तु को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजार दीजिए तो क्या करेगा कि वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जिस गुण के कारण करेगा उसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। याद रखिएगा, यह वस्तु का आंतरिक गुण है। यह वस्तु का कौन सा गुण है? आंतरिक गुण है। यानी आवेश वस्तु का कौन सा गुण होता है? तो आंतरिक गुण होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलॉम्ब होता है। ध्यान में रखिए, कूलॉम्ब होता है। और आवेश को मापने के लिए, ठीक है, आवेश को मापने के लिए याद रखना है कि आवेश का पता लगाने के लिए किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान में रखिए किसी वस्तु पर कुल आवेश, ठीक है, अब उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संख्यात्मक गुणनफल होता है और Q बराबर प्लस माइनस एनी होगा। प्लस माइनस एनी होगा। और आवेश आपको कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। और आवेश के 2 प्रकार होते हैं। ये किसने बताया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब यहां पर इस क्वेश्चन में विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। तो भाई साहब आपको पता होगा कि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो वर्कडन करना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। और 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना वर्कडन होता है उसे हम कार्य किया जाता है, उसे हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं और यह हमेशा आपको समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। किस क्रम में लगाए जाएंगे? समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं परिपथ से। तो ये बातें याद रखिए। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा कि आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है, इसकी जानकारी कौन देगा? तो इसकी जानकारी विभवांतर देता है। याद रखिए कि हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। किस विभव से? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मोललता की इकाई क्या है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या है मोललता? पहले इसको समझते हैं। मोललता होता क्या है? तो आपको पता है कि विलियन के 2 भाग होते हैं। विलियन के कितने भाग? 2 भाग। बच्चे कभी गलती नहीं कीजिएगा।
विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलय होता है, विलय मतलब सॉल्यूट, क्या होगा सॉल्यूट, और दूसरा होता है क्या विलायक होता है, विलायक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। मेरी बात को समझिए, तीन चीज हम अभी आपको बताएंगे, पहला मोललता, दूसरा मोलरता, तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मलता। ये देखिए तीनों चीज हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता, ये देखिए तीन चीज पढ़ेंगे, मोलरता और नॉर्मलता, मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये पढ़ेंगे। इसको छोटकायम, इसको बड़कायम और इसको एन द्वारा सूचित करते हैं। चलिए अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, क्या मैं बता रहा हूं, विलय का मोल में मान और विलायक का केजी में द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपको मोललता कहा जाता है। फिर से सुनिए, विलय किसमें, तो आपको मोल्स में, ध्यान दीजिएगा, और विलायक का द्रव्यमान किसमें, तो विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में के अनुपात को, किसमें केजी में के अनुपात को क्या कहते हैं, आपको मोललता कहते हैं। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ऑफ मोल बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज नोन एज मोलैलिटी। तो ये क्या होगा, मोल्स पर केजी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर केजी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मोल पर केजी, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जरा देखिए मोलैलिटी क्या होता है, तो विलय का मोल में मान, ध्यान दीजिएगा, मोल में मान बटे विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का, यहां देखिए विलियन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का लीटर में आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मोलैलिटी कहते हैं, यानी मोल्स पर लीटर हो जाएगा। इसका क्या होगा, मोल्स पर लीटर होगा, यानी किसी विलियन के लीटर में आयतन, और ठीक है उसमें किसी विलय का मोल में मान, और उसको हम घुला देंगे किसमें, विलियन के लीटर में आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो मोलैलिटी कहते हैं। और जरा मेरी बात को समझिएगा, नॉर्मलता किसको कहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स वेट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, यानी ग्राम तुल्यांकियों की संख्या, यहां ग्राम तुल्यांकियों की संख्या बटे, ठीक है, आपको विलियन का लीटर में आयतन, ध्यान दीजिएगा जरा, विलियन का लीटर में आयतन के अनुपात को, हम क्या कहेंगे, आपको ठीक है नॉर्मेलिटी कहेंगे। मेरी बात समझिएगा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या और विलियन का लीटर में आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो नॉर्मेलिटी कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहेंगे। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि मोलरता और नॉर्मलता, तीनों आप याद रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं यहां तीन चीज आपको बताना चाह रहा था, कौन कौन, तो सबसे पहले देखिए कौन, तो समस्थानिक, बच्चे समस्थानिक याद कीजिए, समस्थानिक हम किसको बोलते हैं, आइसोटोप्स, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद समभारिक, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप ले लीजिए सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, न्यूट्रॉनिक, और आपका जो क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग आ जाते हैं, जरा आ जाइए, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बच्चे जरा इस पर बात कर लीजिए क्या है। तो ऐसा मूलक या आयन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मूलक या आयन या यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, यौगिक जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, तो इसे क्या कहेंगे जी, तो इसे कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो मेरी बात रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से कि ऐसा मूलक या आयन या यौगिक जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जरा इसको एग्जांपल के जरिए बताते हैं। जरा देखिए, यहां देखिए, ये CO है भाई जी, क्या है, CO है।
जरा ये देखिए, ये N2 है भैया, ये देखिए O2 है भैया, ठीक है, O2 प्लस है, ठीक है, O2 प्लस है, O2 प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या इसको ऐसे कर लीजिए Cn माइनस, Cn माइनस। और जरा देखिए, तो 6 कार्बन का, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, 7 बोलते 6 7 13, एक ठो ले लिया है तो 14 इलेक्ट्रॉन, यानी सब में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई जी? 14 इलेक्ट्रॉन है। इसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। यानी आपको यदि इसमें ऊपर दिया हुआ प्रश्न में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाए तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। जरा बच्चा देखिए, F माइनस 9 1 10, कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 2 10, कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए जरा इसमें कीजिए, 9 1 10, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको ऑक्सीजन में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। फ्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 9 1 10 हो गया। और ऑक्सीजन 2 प्लस में, यहां देखिए 2 प्लस बोल रहा है, 2 प्लस बोल रहा है, तो 8 में से 2 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जरा इसमें बात करते हैं, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 1 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन है। जरा इसमें देखिए ऑक्सीजन में, तो 8 में से 1 तो हटा दीजिए, कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई साहब कौन बराबर हो गया? तो ये बराबर हो गया, ये नंबर बराबर हो गया। अब यहां पर आंसर तो निकल गया। जरा समस्थानिक पर बात कर लेते हैं। समस्थानिक जब भी चर्चा करेंगे बच्चे, तो ये देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 6C12 और 6C14। यहां देख लीजिए क्या क्या बराबर है। तो परमाणु संख्या बराबर, तत्व बराबर, परमाणु संख्या बराबर, तत्व बराबर, और परमाणु संख्या बराबर होगा, तत्व भी बराबर होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाए। और ठीक है, आपको भौतिक गुण क्या होगा? बराबर नहीं हो। भौतिक गुण क्या होगा? बराबर नहीं हो। ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैंने क्या बताया कि परमाणु संख्या बराबर, तत्व बराबर, लेकिन बराबर कौन नहीं होगा? तो द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगा, भौतिक गुण बराबर नहीं होगा। तो ऐसे तत्वों के परमाणु को, ऐसे समान तत्वों के परमाणु को हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा इसको देखिए, इसको लीजिए 6 7 14, 6C14, और ये लीजिए 7 और 14। भाई साहब परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, तत्व भी भिन्न भिन्न, तत्व भिन्न भिन्न तो गुण, सब गुण भिन्न भिन्न हो जाएगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगा? समान होगा। ऐसे तत्वों के परमाणु को हम क्या बोलेंगे? समभारिक कहेंगे। जरा इस पर बात कर लेते हैं, सम न्यूट्रॉनिक पर। जरा यहां देखिए सम न्यूट्रॉनिक, यहां देखिए क्या हो जाएगा? 8O, ठीक है, 16, और जरा देखिए 8 7 और 15। जरा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए, तो 16 में से 8 को घटा दीजिए 8, ठीक है, 15 में से 7 को घटा दीजिए 8, यानी सब कुछ भिन्न भिन्न, सब कुछ भिन्न भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो ऐसे तत्वों के परमाणु को हम क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो बच्चे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इस पर प्रश्न आपको नहीं छूटना चाहिए। और समस्थानिक में याद रखिए कि परमाणु संख्या समान, तत्व समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, भौतिक गुण भिन्न, लेकिन रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। तो ऐसे समान तत्वों के परमाणु को ही हम समस्थानिक कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है भाई। यहां देखिए, डी ब्रोगली संबंध के लिए निम्नलिखित क्या है भाई? डी ब्रोगली संबंध बोल रहा है। तो चलते हैं, E बराबर क्या होता है? H न्यू। ये प्लांक के क्वांटम थ्योरी से, प्लांक्स थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक साहब क्या बोल रहे हैं भाई? प्लांक साहब बोल रहे हैं कि किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा जो होता है वो आवृत्ति का समानुपाती होता है, और कोई भी वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता है। और E बराबर क्या हुआ? H न्यू। कहां से आया? प्लांक के क्वांटम थ्योरी से आया, प्लांक के क्वांटम थ्योरी से आया। कौन सा? E बराबर H न्यू। अब जरा देखिए, एक आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस ले लेते हैं, E बराबर m × c², या C के बदले कर दीजिए v² कर देते, E बराबर mv²। कोई प्रॉब्लम नहीं है, C के बदले हम कर लिए हैं v, क्योंकि v के फॉर्म में दिया हुआ आपको। और इसको भी ले लीजिए h × v बटा क्या हुआ जी? लैम्डा हो गया। v बटा क्या हो गया? लैम्डा हो गया। और इसको 1 नंबर मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए? 2 नंबर मान लीजिए, क्योंकि डी ब्रोगली ने ही बताया था कि आपका प्रकाश जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार कर देगा? कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। इन्होंने ही आपको ड्यूअल नेचर दिया था। किसका? इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में दिया था कंसेप्ट। किसने? तो द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था डी ब्रोगली ने। तो दोनों इक्वेशन से डील कर लेते हैं बच्चे। ये देखिए, H v बटा क्या हुआ? लैम्डा बराबर mv²। इसको काट दीजिए, H बराबर क्या हो जाएगा? तो H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर, ये देखिए H बराबर हो जाएगा लैम्डा × mv।
अब लेमडा निकाल लेते हैं। लेमडा बराबर एच बटे एम भी, एच बटे एम भी, इसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। तो लेमडा बराबर एच बटे एम भी, यानी आंसर हो गया बी नंबर। लेमडा बराबर एच बटे एम भी, और इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं बच्चे, क्या बोलेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। कौन सा तरंग दैर्घ्य बोलेंगे? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। तो आंसर हो गया कौन? तो लैम्ब्डा बराबर एच बटे एम भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि प्लांक क्वांटम थ्योरी से ई बराबर एम भी, ई बराबर द एच न्यू, और वहीं से एच न्यू बटे लेमडा। आपको ध्यान में हो रखना पड़ेगा कि न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति होता है, और आवृत्ति क्या होता है? तो तरंग का वेग बराबर, तरंग का वेग बराबर तो आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। तो यहां से निकाल के लेके आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो यही मैंने डिस्कस किया है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का टी हाफ, टी हाफ क्या होगा भाई साहब? टी हाफ यानी अर्ध आयु, टी हाफ क्या होता है? 0.693 बटा लेमडा। कहते किसको है? तो याद रखिए, जितने समय में कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का, अपने प्रारंभिक मात्रा का क्या होगा? अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, अपने प्रारंभिक मात्रा का ये क्या होगा? आधा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अर्ध आयु कहते हैं। याद रखिएगा कि मान लीजिए 1 ग्राम कोई पदार्थ है, वह आधा ग्राम होने में जितना समय लगेगा उसे ही अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु टी हाफ बराबर 0.693 बटा लेमडा होता है, जहां लेमडा विखंडन नियतांक है। कौन सा नियतांक है? विखंडन नियतांक है, यानी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है बच्चे। कौन सा कांस्टेंट है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसीलिए 0.693 अपॉन क्या होगा? लेमडा होगा। और यहीं से अगर हम औसत आयु लें, टी एवरेज बराबर क्या होता है? 1 बटा लेमडा होता है। और अगर टी एवरेज को हम किसके टर्म में निकालें? तो टी हाफ के टर्म में निकालें तो क्या हो जाएगा? 1.4 गुना अर्ध आयु हो जाता है। यानी औसत आयु क्या होता है कि 1 बटा विखंडन नियतांक का अनुपात होता है, औसत आयु जो है होता है 1.4 गुना अर्ध आयु हो जाता है। तो ध्यान में रखिए बच्चे कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसका नाभिक अस्थायी होता है, जो ठीक है टूट करके क्या देगा? आपको अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इसमें नाभिक टूटता है, नाभिक अस्थायी, नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करता है, इसीलिए अल्फा, बीटा, गामा तीनों कहां से निकलेगा? तो आपके नाभिक से निकलता है। तो ध्यान में रखना है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन। तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्त कितने हैं? देखिए जब भी आवर्त सारणी की बात है बच्चे तो दीर्घ रूप बोल रहा है। तो आवर्त सारणी दिया था किसने? तो मौसले ने। किसने दिया था? मौसले ने दिया था आवर्त सारणी। किसने? मौसले ने बताया था। और आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। वर्ग किसको बोलते हैं? तो ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो वर्टिकल है उसको वर्ग बोलेंगे। ये वर्ग 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 है, यह 18 है। कितने वर्ग है? 18 वर्ग होता है कुल। और कितने आवर्त? तो 7 आवर्त है। कितने आवर्त है? 7 आवर्त है बच्चे। एक आवर्त, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है 6, और क्या हो गया? 7। कहां गया? एक ऊपर वाला कटा हुआ है भाई, एक ऊपर में क्या हुआ? कटा हुआ है, हाइड्रोजन वाला काट दिया है। तो ये क्या होगा? आपको 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7। पहले आवर्त में कितने तत्व? पहले आवर्त में कितने तत्व? तो आपको पहले आवर्त में याद रखिए 2 तत्व। दूसरे में कितने? तो दूसरे में 8 तत्व। तीसरे में कितने? तो तीसरे में 8 तत्व। चौथे में कितने? 18 तत्व। पांचवें में कितने? 18 तत्व। छठे में कितने? तो छठे में 32 तत्व। सातवें में कितने? सातवां अधूरा है। सातवां क्या है? अधूरा होता है। क्या है भाई? अधूरा होता है। तो याद रखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। अब वर्ग के विषय में बात कर लेते हैं। पहला वर्ग क्षार धातु, दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातु, 3 से लेकर के 12 आपको संक्रमण धातु, 13वां बोरोन वर्ग, 14वां कार्बन वर्ग, 15वां नाइट्रोजन वर्ग, ऑक्सीजन, 16वां ऑक्सीजन वर्ग, 17वां हेलोजन वर्ग होता है, और 18वां अक्रिय गैस होता है। तो कोई भी आधुनिक आवर्त सारणी का जो अंतिम जो होगा वो शुरू होता है आवर्त, कोई भी आवर्त शुरू होगा कहां से? क्षार धातु से। अंतिम कहां होगा? तो अक्रिय गैस पर। कौन सा गैस पर होगा? अक्रिय गैस पर होता है बच्चे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग, ठीक है, ये देखिए आवर्त बोल रहा है तो 7 आवर्त, ये गलती हो गया, 7 आवर्त और 18, 7 आवर्त, ये देख लेना पड़ेगा आपको, 7 आवर्त और 18 वर्ग, यानी डी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? डी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख लीजिए, टॉर्सल अस्थियां शरीर के किस भाग में होता है? टॉर्सल बोल रहा है। किस, क्या बोल रहा है? टॉर्सल। ध्यान दीजिए बच्चे,
टॉर्सल बोल रहा है। ये देखिए, ये आपका पैर है, ये क्या है, पैर है। और जरा इसको देख लीजिए आप, ये क्या है भाई, पैर है, ये टॉर्सल्स हो गया, टॉर्सल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मेटाटॉर्सल। उसके आगे बढ़ेंगे तो अंगुलियां घूमती है, किसके द्वारा, फेलेंजियल्स के द्वारा। तो टॉर्सल अस्थियां कहां पाई जाती हैं, तो ये पैर में पाया जाएगा। जरा देखिए हाथ का देखते हैं, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजिस, कार्पस, मेटाकार्पस, फेरेंजियल्स, ये कहां पर पाया जाएगा, हाथ में पाया जाएगा। जरा देखिए हाथ का दो हड्डी कौन कौन, तो अल्ना और रेडियस। अल्ना पहले क्या होगा, पतला वाला अल्ना, अब मोटा वाला रेडियस, और उस जस्ट ऊपर में क्या होगा, ह्यूमरस होगा। क्या होगा, ह्यूमरस होगा, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमरस होगा। अब जरा पैर का देखते हैं, ये पैर का सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है, मोटा हड्डी फीमर होगा, और ये जो घुटना होगा वो पटेला कहा जाता है। और ये देखिए पतला मोटा वाला टीबिया और पतला वाला फिबुला कहा जाएगा। और ये देखिए ये क्या होगा, डांड का हड्डी पेल्विस, क्या होगा, पेल्विस होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि हाथ जो है अल्ना रेडियस, हाथ में कौन सा हड्डी, ये हाथ है आपका, यहां पर मोटा वाला जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा रेडियस, और ये पतला वाला क्या होगा, अल्ना होगा। फिर देखिए ऊपर में, ऊपर जो ये बा है यहां से यहां तक क्या होगा, ह्यूमरस होगा। फिर देखिए पैर का हड्डी की बात कर रहे हैं, ये जांग वाला जो हड्डी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फीमर। जस्ट उसके नीचे जो क्या होता है, आपको घुटना होता, पटेला होगा, उसके नीचे क्या होगा, टीबिया और फेबुला होगा। टीबिया मोटा वाला, फिबुला ये, उसके नीचे क्या हो जाएगा, आपको पैर वाला हिस्सा टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स और फेरेंजियस, और हाथ वाला तो आपको पता है कार्पेस, मेटाकार्पेस, और ठीक है क्या होता है, फेलेंजियस होता है। क्या होता है, फेलेंजियस होता है। तो हाँ, टॉर्सल अस्थियां कहां पाई जाती हैं, तो आपके पैर में पाया जाएगा। और याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां, 204, और हड्डियां किसकी बनी होती है, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो आज का सेशन लाजवाब था, मुझे भी मजा आया कराने में डिस्कशन। बच्चे आप लोग लगातार, मैं बात कर रहा हूं कि जितना ज्यादा इसको फैला सकते फैलाइए, मजा आएगा आपको। और लाजवाब मैं डिस्कशन कराता रहूंगा। और ये आपको 253 प्लस सेट है, तो भैया जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको खत्म करवाऊं ये पूरा, और काफी लंबा सफर भी तय करना है। तो ये 19 नंबर सेट था। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, जय भारत।